एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज है हमारी 20 डे स्ट्रेटेजी का डे 2। कल वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 1 नेशनल इनकम के जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते थे सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। नेशनल इनकम के अंदर टोटल हमारे पास में 4 चैप्टर्स हैं, तो उन 4 चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिए। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, पहले वो वीडियो देख लो, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे हमारी यूनिट 2 जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। तो अगर आप लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो देखो यूनिट 2 के अंदर हमारे पास में सिर्फ एक ही चैप्टर दैट इज मनी एंड बैंकिंग। बट अगर आप कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो तो आपके पास में 2 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर का नाम है मनी और सेकंड चैप्टर का नाम है बैंकिंग। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। 5 ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगी कि भाई अगर आपने ये यूनिट नहीं भी पढ़ी मनी एंड बैंकिंग तो बस उन 5 क्वेश्चंस को कर लेना, मनी एंड बैंकिंग यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उन 5 क्वेश्चंस के बाहर से एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बनता। हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज एग्जाम के अंदर चेंज हो, बट इन 5 क्वेश्चंस, इन 5 टॉपिक्स के अलावा एग्जाम में इस यूनिट से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। तो शुरू करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में, व्हाट इज मेंट बाय मनी, राइट इट्स फंक्शंस। भाई मनी क्या है? यूनिट का नाम है मनी एंड बैंकिंग, तो मनी है क्या और इस मनी के क्या क्या फंक्शंस हैं? तो मनी क्या है? देखो मनी एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप कुछ भी सेल कर सकते हो, कुछ भी परचेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मार्केट में जाकर अगर आपको एक पेन परचेज करना है तो पेन परचेज करने के लिए आप लोगों को मनी पे करनी होगी, तभी आपको वो पेन मिलेगा। तो मनी क्या है? एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हो, कुछ भी सेल कर सकते हो, कुछ भी परचेज कर सकते हो। ये मनी जब नहीं आई थी तो मनी से पहले क्या चलता था? बार्टर सिस्टम चलता था, गुड्स के थ्रू गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। तो मनी क्या है? एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू गुड्स को एक्सचेंज किया जा सकता है। मनी इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है दैट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके थ्रू आप कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हो, कुछ भी सेल कर सकते हो, कुछ भी परचेज कर सकते हो। स्टोर ऑफ वैल्यू, भाई मनी को आप स्टोर भी करके रख सकते हो। हम मनी को हमारे घर में, हमारी कबर्ड में स्टोर करके रख सकते हैं। हम मनी को हमारे बैंक अकाउंट्स के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो मनी को हम लोग इजीली स्टोर भी कर सकते हैं। अ मेजर ऑफ वैल्यू, भाई मनी के थ्रू ही हम किसी भी चीज को मेजर भी कर सकते हैं। किसी भी चीज की वैल्यू का पता कैसे चलता है? मनी के थ्रू चलता है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ आपकी कार की कीमत कितनी है तो आप मुझे बताओगे भाई कार की कीमत 5 लाख है, 7 लाख है, 10 लाख है। आप मुझे कीमत बताओगे इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मनी के थ्रू ही हम किसी चीज की वैल्यू को भी मेजर कर सकते हैं। एंड अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, अगर आपको फ्यूचर में कोई पेमेंट्स करनी है, अगर आपने कोई लोन लिया है, आपको इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, तो ये सारी चीजें भी तभी पॉसिबल हैं अगर आपके पास में मनी है। तो मनी क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप किसी भी चीज को एक्सचेंज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। मनी को आप इजीली स्टोर कर सकते हो। मनी के थ्रू ही आप किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर कर सकते हो। और अगर आपको फ्यूचर की पेमेंट्स करनी है, डेफर्ड पेमेंट्स करनी है, इंस्टॉलमेंट्स पूरी करनी है, तो भी आपको मनी की रिक्वायरमेंट होती है। मनी समझ में आया? बात आती है भाई मनी के फंक्शंस क्या हैं। तो अगर आपको ये डेफिनेशन याद हो गई तो मनी के फंक्शंस आप यहीं से बना लोगे। फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया? मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके थ्रू आप सेल और परचेज कर सकते हो। मनी इज अ मेजर ऑफ वैल्यू, भाई मनी की हेल्प से ही आप किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर कर सकते हो कि आपकी कार की कीमत ये है, आपके एक पेन की कीमत ये है, आपके लैपटॉप की कीमत ये है। तो इट इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। मनी सर्व्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, भाई मनी अगर है तो आप उस वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हो। पहले जब मनी चलता ही नहीं था, जब मनी की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, तब क्या था? बार्टर सिस्टम था। तो सोचो बार्टर सिस्टम के अंदर गुड्स को स्टोर करने में कितनी प्रॉब्लम होती थी। भाई मैं मेरी गाय को कैसे स्टोर करके रखूं, मैं मेरे घोड़े को कैसे स्टोर करके रखूं, मैं अनाज को कैसे स्टोर करके रखूं। बट अगर आज मनी है तो मनी को आप अपने बैंक अकाउंट में स्टोर करके रख सकते हो, आप पेटीएम के अंदर स्टोर करके रख सकते हो, आप घर के अंदर स्टोर करके रख सकते हो। तो मनी सर्व्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, हम आराम से फ्यूचर पेमेंट्स कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स कर सकते हैं, आराम से हमारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में क्या है? मनी है। तो आई होप समझ में आया मनी क्या है और मनी के फंक्शंस क्या है। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 रेडी।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? What is meant by money supply? भाई मनी सप्लाई किसे कहते हैं? What is meant by money supply? स्टेट M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। इसी मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए हमारे पास में है M1 मेजर, वो M1 मेजर भी एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले तो बात करते हैं मनी सप्लाई होता क्या है। मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। भाई मनी सप्लाई क्या है? एक कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं उनके पास में जितना भी पैसा है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, अगर मैं कहती हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इस कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं उन लोगों के पास में जितना भी पैसा है, चाहे वो पैसा उनका घर में रखा हुआ है, चाहे वो पैसा उनका बैंक अकाउंट्स के अंदर है, उस पूरे पैसे को बोला जाता है ये क्या है? मनी सप्लाई है। क्या है मनी सप्लाई? हमारी कंट्री के लोगों के पास में एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जितना भी मनी का स्टॉक है, चाहे वो घर में रखा हुआ पैसा है, चाहे वो बैंक अकाउंट्स के अंदर है, उस टोटल को बोला जाता है मनी सप्लाई की हमारी कंट्री में इतनी मनी सप्लाई है। आती है बातें समझ में? अब भाई M1 मेजर बताओ, M1 मेजर से हम मनी सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपके कोर्स में सिर्फ M1 मेजर है। तो M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई कहता है M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। क्या याद रखना है? M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। M1 मेजर से अगर आपको मनी सप्लाई निकालनी है तो तीन चीजों को प्लस करना पड़ेगा, दैट इज C प्लस DD प्लस OD। अब मैम C, DD और OD क्या होता है? तो C का मतलब है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, लोगों के हाथ में जो पैसा है, यानी कि लोगों ने जो घर में पैसा रख रखा है, उनकी पॉकेट के अंदर जो मनी है उसे हम लोग बोलते हैं करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। लोगों के हाथ में जो पैसा है, लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसा है वो यहाँ पर ऐड नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ कौन सा पैसा ऐड कर रहे हैं हम? जो हम लोगों के हाथ में है। दूसरा आता है DD। भाई DD क्या होता है? इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विथ द कमर्शियल बैंक। अब यहाँ पर आएगा वो पैसा लोगों का जो लोगों ने बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट करा रखा है। इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विथ कमर्शियल बैंक। लोगों ने जो हाथ में पैसा रख रखा है, जो घर में रखा है, वो क्या है? C है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। वहीं लोगों ने जो बैंक अकाउंट में अपना पैसा रखा है, जो लोग चेक इशू करके निकलवा सकते हैं, कभी भी डिमांड करके निकलवा सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं DD यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स। और थर्ड आता है हमारा OD। OD मतलब होता है अदर डिपॉजिट्स। क्या होता है? अदर डिपॉजिट्स। ये अदर डिपॉजिट्स निकालने के लिए हमें तीन चीजों को प्लस करना पड़ता है। क्या क्या? डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। भाई हमारी कंट्री के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, LIC, जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना पैसा जो RBI के पास में रखते हैं वो ले लो। प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट। दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक्स या फिर दूसरे देशों की गवर्नमेंट जो अपना पैसा RBI के पास में रखते हैं उसे ऐड कर लो। प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो अपना जो पैसा RBI के पास में रखते हैं उसे भी प्लस कर दो। तो जब इन तीन चीजों को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा OD यानी कि अदर डिपॉजिट्स। एक बात दोबारा समझ लो, M1 मेजर से मनी सप्लाई कैसे निकालते हैं? तीन चीजों को प्लस करके। कौन कौन सी? फर्स्ट इज C, सेकंड इज DD, थर्ड इज OD। C का मतलब है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो लोगों के हाथ में पैसा है, जो लोगों के घर में पैसा है। DD मतलब डिमांड डिपॉजिट्स, वो पैसा जो लोगों ने कमर्शियल बैंक्स के पास में डिपॉजिट करा रखा है, कभी भी चेक इशू करके लोग निकलवा सकते हैं। और थर्ड है OD, अदर डिपॉजिट्स। इसमें वो पैसा आएगा जो RBI के पास में है, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा जो RBI के पास में है, दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक का पैसा या फिर दूसरे देशों की गवर्नमेंट का पैसा जो RBI के पास में है, प्लस हमारे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उनका पैसा जो RBI के पास में है। उन तीनों को प्लस कर दो तो हमें मिलता है अदर डिपॉजिट्स, वो पैसा जो किसके पास में है? RBI के पास में है। तो आई होप सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया कि मनी सप्लाई क्या है और M1 मेजर से मनी सप्लाई कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? C प्लस DD प्लस OD। OD के अंदर तीन चीजें आती हैं, RBI के पास में पैसा अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, सॉरी, RBI के पास में पैसा दूसरी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स या फिर दूसरी कंट्रीज की गवर्नमेंट का, RBI के पास में पैसा हमारे यहाँ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। तीनों को प्लस कर दो, हमें मिल जाएगा अदर
डिपॉजिट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। क्या? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। देखो, नोट्स इशू करने का काम किसका है? आरबीआई का। नोट्स कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट कमर्शियल बैंक्स भी मनी क्रिएट करते हैं। कमर्शियल बैंक्स कौन से बैंक्स होते हैं? पहले तो ये समझ लो भाई, वो बैंक्स जो हमारे साथ में डील करते हैं, वो बैंक्स जिनके अंदर आम जनता यानी कि जो जनरल पब्लिक है वो जाके अपना पैसा डिपॉजिट कराती है, या फिर वो बैंक्स जिनसे जनता पैसा बोरो करती है। फॉर एग्जांपल एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जितने भी बैंक्स है, एक्सिस बैंक, जो आम जनता के साथ में डील करते हैं, जहां पर आम जनता अपने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करा सकती है, वहां से लोन ले सकती है, उन बैंक्स को हम लोग बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स। ये कमर्शियल बैंक्स किस तरह से मनी क्रिएट करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये टेबल भी आप लोगों को बना के आनी है। तो प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, ध्यान से समझना। Banks receive cash deposits from the people. These are called primary deposits. बिल्कुल, बैंक्स के अंदर लोग अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं और इस पैसे को बोला जाता है प्राइमरी डिपॉजिट्स। क्या कहते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एक पर्सन है, एक्स बैंक के अंदर गया और एक्स ने बैंक में जाके डिपॉजिट कराए 1000 रुपीज। कितने रुपीज डिपॉजिट कराए? 1000 रुपीज। एक्स ने बैंक में जमा कराए 1000 रुपए। इसे हम लोग बोलेंगे ये क्या है? बैंक का प्राइमरी डिपॉजिट। क्या है? प्राइमरी डिपॉजिट। सेकंड क्या आता है? बैंक्स कीप कैश रिजर्व्स फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स एंड लेंड मनी मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व्स। अब बैंक क्या करता है? बैंक इस 1000 को अपने पास में नहीं रखता। एक्स को तो दिखेगा भाई, एक्स के अकाउंट में कितने रुपए हैं? 1000 रुपए हैं। बट बैंक इस पूरे के पूरे अमाउंट को अपने पास में नहीं रखता। बैंक इसमें से कुछ रिजर्व अपने पास में रखता है। फॉर एग्जाम्पल ये समझ लो 10% उसने अपने पास में रखा। 1000 का 10% कितना होगा? 100 बैंक ने अपने पास में रखा एज अ रिजर्व अपने पास में रखा। बाकी का जो बचा हुआ 900 रुपीज है, 1000 माइनस 100, बाकी का जो बचा हुआ 900 रुपीज है वो बैंक किसी और को उधार दे देगा। फॉर एग्जाम्पल वाई जो है वो आया बोरो करने, तो बैंक ने ये 900 किसको दे दिया? वाई को दे दिया। तो समझ में आया? बैंक्स क्या करते हैं? कुछ रिजर्व रखते हैं अपने पास में और बचे हुए पैसे को क्या कर देते हैं? किसी और को लोन पर दे देते हैं। Banks do not lend money in the form of cash but make a credit entry in the account of the borrowers. These credit entries are called secondary deposits. Again एक magic. अब बैंक के पास में वाई आया पैसे मांगने, तो बैंक ऐसा नहीं है कि वाई को 900 रुपए कैश के अंदर पे कर देगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर वाई आया है तो वाई का डेफिनेटली इस बैंक के अंदर अकाउंट है। तो बैंक क्या करेगा? वाई के अकाउंट के अंदर दिखा देगा कि वाई के अकाउंट में क्रेडिट हो गए 900 रुपए। कैश में वाई को पे नहीं करेगा, ये बताएगा कि भाई वाई तुम्हारे अकाउंट में 900 रुपीज क्रेडिट हो गए। क्रेडिट मतलब वाई को ये 900 रुपीज मिल गए, वाई के अकाउंट में ये 900 रुपीज आ चुके हैं। वाई कभी भी चाहे जब उसकी मर्जी करे इन रुपयों को निकाल सकता है। अगेन अब बैंक क्या करेगा? इस 900 रुपए से भी 10% रिजर्व के तौर पे रखेगा। 900 का 10% कितना हो गया? 90 रुपीज रिजर्व के तौर पे रखेगा और बचा हुआ अमाउंट 810, सपोज जेड आता है तो जेड को लोन पर दे देगा। अगेन जेड को भी लोन पर नहीं देगा, उसका भी एक अकाउंट है, उसके अंदर दिखा देगा कि भाई इसके अकाउंट में भी 810 रुपीज क्रेडिट हो गए। तो ये जो काम कर रहा है वो 900 लोन पे चढ़ाए, 810 लोन पर चढ़ाए, इन्हें बोला जाता है ये क्या है? बैंक के सेकेंडरी डिपॉजिट्स हैं। क्या है? सेकेंडरी डिपॉजिट्स हैं। तो इस तरह से बैंक क्या करता है? मनी क्रिएट करता है कि किसी एक बंदे का जो पैसा है वही कंट्री के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। अब आप लोग बोलोगे मैम अगर सपोज वाई पूरा का पूरा पैसा लेने आ जाए तो, एक्स अगर अपना पूरा का पूरा पैसा लेने आ जाए तो भाई बैंक्स को बहुत एक्सपीरियंस होता है। बैंक के पास में किसी एक ही बंदे का अकाउंट तो नहीं है, बैंक के पास में बहुत सारे लोगों का अकाउंट है, किसी दूसरे के में से निकाल के दे देगा। तो बैंक्स के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से वो रिजर्व रखते हैं, उस रिजर्व में से वो लोग मैनेज कर लेते हैं, काम बन जाता है। तो इन्हीं प्राइमरी डिपॉजिट्स जो पैसा एक्स ने डिपॉजिट कराया था और सेकेंडरी डिपॉजिट्स जो पैसा बैंक ने खुद ने क्रिएट करा वाई को और जेड को लोन देके, इन्हीं के टोटल को बोला जाता है ये क्या है? बैंक के डिमांड डिपॉजिट्स हैं। ऑल दीज डिपॉजिट्स सर्व एज मनी सप्लाई। यही क्या है? मनी सप्लाई है। इन्हीं के थ्रू बैंक्स क्या करते हैं? मनी को क्रिएट करते हैं। तो अब टेबल आप आसानी से बना सकते हो कि फर्स्ट राउंड के अंदर कोई एक्स बंदा आया, एक्स ने 1000 रुपीज डिपॉजिट कराए, तो बैंक क्या करेगा? 1000 का कितना भी कैश रिजर्व समझ लो, हमने बोला कि 10% सपोज बैंक क्या करेगा? अपने पास में रख लेगा, 100 रुपीज अपने पास में रखे, बाकी 900 को क्या कर देगा? लोन पर दे देगा। देगा नहीं, जो बंदा लोन लेने आएगा उसके अकाउंट में क्रेडिट
करके एंट्री दिखा देगा। ठीक है भाई, सेकंड राउंड के अंदर 900 हो गए, 900 का भी 10% रखेगा और बाकी बचा कुचा किसको दे देगा, नेक्स्ट बंदे को दे देगा, दैट इज 810। अब नेक्स्ट बंदे को 810 दिया तो उसके अकाउंट में भी इतना रुपया क्रेडिट हो गया। अब क्या करेगा बैंक, कैश रिजर्व रखेगा 81, अगेन 10% और बचा हुआ क्या दे देगा, लोन पर चढ़ा देगा। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाता है, ऐसे ही चलता जाता है। This process continues till total demand deposits are 10,000। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक ये टोटल डिमांड डिपॉजिट्स जो हैं वो 10,000 ना हो जाएं और ये जो कैश रिजर्व है ये 1,000 ना हो जाए, ये कैश रिजर्व जो है वो 1,000 ना हो जाए। मैम आपको कैसे पता चला कि तब तक चलेगा कि ये डिमांड डिपॉजिट्स हमारे 10,000 ना हो जाए? तो भाई ये रिजर्व कितना रख रहा था, कितना रिजर्व रख रहा था, 10%। कितना रिजर्व रख रहा था, 10% रिजर्व रख रहा था। तो भाई ऐसे निकालते हैं, जितना भी प्राइमरी डिपॉजिट था हमारा 1,000, जो भी प्राइमरी डिपॉजिट था उसे डिवाइड कर दो आपके रिजर्व से। किससे डिवाइड कर दो, आपके रिजर्व से। 1,000 अपॉन रिजर्व का परसेंटेज कितना था, 10%। तो परसेंट लग रहा है तो ऊपर 100 हो जाएगा। कितना हो गया, 1,000 अपॉन 10% लग रहा है तो ऊपर यहाँ पर 100 आ जाएगा हमारे पास में। कैंसिल हुआ, कितना आ गया, 1,000 इंटू 10, ये आ गया 10,000। तो ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक ये डिमांड डिपॉजिट हमारे 10,000 ना हो जाए। ये क्या है, प्रोसेस है मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। इस प्रोसेस के थ्रू कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, मनी क्रिएट करते हैं। बेटा इसकी डिटेल वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, वहां से आप लोग डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हो। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी करें क्योंकि रिविजन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, डिफाइन सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, और इस सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस है। भाई सेंट्रल बैंक तो आप सब जानते हो, हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक कौन है, it is an apex bank that controls the entire banking system of a country। भाई सेंट्रल बैंक क्या है, एक एपेक्स बैंक है। एपेक्स का मतलब होते पापा, क्या होते हैं, पापा। ये जो सेंट्रल बैंक है ये जितने भी हमारी कंट्री के बैंक्स हैं सभी बैंक्स का क्या है, पापा है। इट इज एन एपेक्स बैंक जो हमारी कंट्री के पूरे बैंकिंग सिस्टम को, हमारे यहाँ पर जितने भी बैंक्स हैं उन सब बैंक्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उन सब बैंक्स का क्या है, पापा है। इसके फंक्शंस क्या है, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। भाई नोट्स कौन इशू करता है, नोट्स इशू करता है हमारा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हैज अ मोनोपोली राइट ऑफ इशूइंग नोट्स। सेंट्रल बैंक के पास में ही सिर्फ राइट है कि वो नोट्स इशू कर सके। दिस इज कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। इसे हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये क्या है, सेंट्रल बैंक का करेंसी अथॉरिटी फंक्शन है। हमारी कंट्री के अंदर नोट्स इशू करने का राइट सिर्फ और सिर्फ किसके पास में है, सेंट्रल बैंक के पास में है। हालांकि कॉइन्स इशू करने का राइट किसके पास में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, यानी कि मिंटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास में है। बट नोट्स इशू करने का राइट किसके पास में है, सेंट्रल बैंक के पास में है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड है बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट, भाई जिस तरह से हमारे बैंक्स कौन है, कमर्शियल बैंक्स हैं। हम लोग हमारा पैसा कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट कराते हैं, एचडीएफसी, एसबीआई वगैरह में, और उन्हीं से लोन लेते हैं। सेम ऐसे ही गवर्नमेंट का बैंक कौन है, गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक्स के अंदर अपना पैसा डिपॉजिट नहीं कराते, उनसे लोन नहीं लेते। ऐसे ही गवर्नमेंट का बैंक है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट का बैंकर भी है, एजेंट भी है और फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। ध्यान से समझना, एज अ बैंकर इट मैनेजेस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। भाई जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट का बैंकर भी है। एज अ बैंकर वो क्या करता है, एज अ बैंकर वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मैनेज करता है। गवर्नमेंट अपने डिपॉजिट सेंट्रल बैंक के अंदर करा सकती है, वहीं से लोन भी ले सकती है। As an agent, it buys and sells securities on behalf of the government. As an agent क्या करता है, as an agent सेंट्रल बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल भी करता है और कुछ सिक्योरिटीज को परचेज भी करता है। एंड एज एन एडवाइजर क्या करता है, इट फ्रेम्स पॉलिसीज टू रेगुलेट द मनी मार्केट। एज एन एडवाइजर सेंट्रल बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज बनाता है ताकि मनी मार्केट को रेगुलेट किया जा सके, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जा सके। तो फर्स्ट समझ में आया, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, नोट्स इशू करने का काम किसका है, सेंट्रल बैंक का। जिस तरह से कमर्शियल बैंक हमारे बैंक हैं उसी तरह से गवर्नमेंट का बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक है। तो गवर्नमेंट का बैंक सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक क्या है, गवर्नमेंट का बैंकर भी है, एजेंट भी है और फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। थर्ड है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। जिस तरह से हमारे बैंक कमर्शियल बैंक्स हैं सेम वैसे ही कमर्शियल बैंक्स के बैंक्स भी तो होने चाहिए।
एक बैंक ऐसा भी होना चाहिए जहां पर कमर्शियल बैंक्स जाके पैसा डिपॉजिट करा सकें और उस बैंक से कमर्शियल बैंक्स पैसा बोरो भी कर सके। तो भाई कमर्शियल बैंक्स का बैंक कौन है? कमर्शियल बैंक्स का बैंक है हमारा सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड ऑफर्स देम लोन। जिस तरह से हम हमारा पैसा कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट कराते हैं, सेम ऐसे ही कमर्शियल बैंक्स अपना पैसा कहाँ डिपॉजिट कराते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में। और जब भी कमर्शियल बैंक्स को लोन की रिक्वायरमेंट होती है, कमर्शियल बैंक्स लोन भी कहाँ से लेते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? बैंकर्स बैंक, बैंकों का भी बैंक। The central bank provides clearing house facility to the commercial banks. The central bank ensures that commercial banks follow directions issued by it. जो central bank है वो clearing house facility भी provide कराता है central banks को। ये हम लोग 6th point में discuss करेंगे। The central bank ensures that commercial banks follow directions issued by it. अब देखो central bank क्या है? पापा है। तो पापा है तो पापा ये भी make sure करके रखेंगे कि जो बच्चे हैं वो पापा की बात माने। तो central bank ये भी make sure करके रखता है कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो सेंट्रल बैंक की गाइडलाइंस को फॉलो करें। जो भी सेंट्रल बैंक इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, डायरेक्शंस दे रहा है, वो उन्हें फॉलो करे, उन इंस्ट्रक्शंस को माने। फोर्थ है लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। क्या? लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। कभी हमारे सामने जब क्राइसिस आ जाती है, जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हमारे हाथ में पैसा नहीं होता, तो हम अल्टीमेटली किसके पास में जाते हैं? पापा के पास में जाते हैं। पापा हमारी क्राइसिस को सॉल्व करते हैं। सेम ऐसे ही जब कमर्शियल बैंक्स को कोई प्रॉब्लम होती है, कमर्शियल बैंक्स क्राइसिस के अंदर होते हैं, उनके पास में पैसे की कमी आ जाती है, तो कमर्शियल बैंक्स भी अपने पापा के पास में जाते हैं। और कमर्शियल बैंक्स का पापा कौन है? सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या है? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। If the commercial banks fails to get financial accommodation from anywhere, अगर कमर्शियल बैंक्स के पास में पैसे की कमी है और उन्हें कहीं से भी पैसे के लिए कोई सहारा नहीं मिल रहा, कहीं से भी कोई अकोमोडेशन नहीं मिल रहा, तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो सेंट्रल बैंक के पास में जाते हैं, पापा के पास में जाते हैं। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को पैसा देता है। तो सेंट्रल बैंक क्या है? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। फिफ्थ फंक्शन क्या है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्या? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेंट्रल बैंक इज द सोल कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। भाई हमारी कंट्री के अंदर जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, यानी कि हमारे पास में जितने भी दूसरी कंट्री की करेंसीज का रिजर्व है, वो रिजर्व रखने का काम किसका है? सेंट्रल बैंक का है। सिर्फ सेंट्रल बैंक ही अपने पास में दूसरी कंट्रीज की करेंसी रख सकता है। तो सेंट्रल बैंक इज द सोल, सोल मतलब ओनली वन, सोल कस्टोडियन है किसका? हमारी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का। इट ऑल्सो एक्सरसाइजेस मैनेज्ड फ्लोटिंग। ये एक काम और करता है जिसे बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। जब किसी दूसरी कंट्री की करेंसी को यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मार्केट में सेल करा जाए या मार्केट से परचेज करा जाए, उस प्रोसेस को बोला जाता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। क्या? जब किसी दूसरी कंट्री की करेंसी यानी कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मार्केट के अंदर सेल करें या परचेज करें, उसे बोला जाता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। वो काम भी किसका है? सेंट्रल बैंक का। सिक्स्थ फंक्शन क्या है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्या है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। इसे यहां पर समझ लो। सपोज मैं हूं एक्स और एक बंदा है वाई। मैं हूं एक्स और एक बंदा है वाई। भाई मेरा अकाउंट जो है वो एसबीआई के अंदर है और वाई का जो अकाउंट है वो एचडीएफसी के अंदर है। ठीक है, मुझे बेटा वाई को पे करना है। मुझे वाई को पे करना है। कितने रुपीस पे करने हैं? 10,000 रुपीस। और y को मुझे पे करना है। y को मुझे कितने रुपीस देने हैं? इसे मुझे देने हैं 15,000 रुपीस। मुझे y को पे करना है। y का अकाउंट है एचडीएफसी के अंदर, यानी कि एसबीआई को पैसा देना है एचडीएफसी को, क्योंकि मुझे y को देना है तो एसबीआई से पैसा एचडीएफसी के पास में जाएगा। कितने रुपए जाएंगे? 10,000। और y को मुझे देना है 15,000, यानी कि एचडीएफसी को पे करना है एसबीआई को कितना? 15,000। तो इन दोनों बैंक्स के जो बीच के ट्रांजेक्शन्स हैं, आपस के जो ट्रांजैक्शंस हैं, इनको क्लियर कराने का काम किसका होता है? सेंट्रल बैंक का। तो सेंट्रल बैंक का क्या काम है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्या काम है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। Central bank performs the function of clearing house. The checks of two banks are cleared through their accounts with central bank. दोनों बैंक्स के जो चेक्स हैं वो एक दूसरे के साथ में क्लियर कैसे होंगे? सेंट्रल बैंक के अंदर इन दोनों बैंक्स का अकाउंट होता है, उसके थ्रू इनके ट्रांजैक्शंस क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पर एक्चुअली कैश का कोई ट्रांसफर नहीं होता। सेवेंथ इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा, कंट्री के अंदर क्रेडिट को कंट्रोल करना। क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करना? अभी हम लोगों ने देखा था कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? मनी क्रिएट करते हैं। मनी क्रिएट करने को ही बेटा क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मनी क्रिएशन को ही क्रेडिट क्रिएशन भी बोला जाता है।
और ये जो सेंट्रल बैंक है ये क्रेडिट क्रिएशन यानी कि मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। सेंट्रल बैंक क्या करता है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है, क्योंकि मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने से ही कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं। तो समझ में आया सेंट्रल बैंक कौन है, सब बैंक्स का पापा है, एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। नोट्स इशू करने का काम सेंट्रल बैंक का है, गवर्नमेंट का बैंक भी है, बैंक्स का बैंक भी है। जब कमर्शियल बैंक्स के पास में पैसा नहीं होता तो कमर्शियल बैंक्स कहां पर जाते हैं, सेंट्रल बैंक के पास में जाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व भी कौन रखता है, सेंट्रल बैंक रखता है। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी भी देता है और कंट्री के अंदर क्रेडिट को यानी कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम भी किसका है, सेंट्रल बैंक का। आज हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डज अ सेंट्रल बैंक कंट्रोल द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। भाई जो सेंट्रल बैंक है यानी कि हमारा आरबीआई है, वो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को कैसे कंट्रोल करता है। देखो क्रेडिट का मतलब है मनी सप्लाई। क्या होता है क्रेडिट का मतलब, मनी सप्लाई, कि लोगों के हाथ में कितना पैसा है, लोगों के हाथ में कितना पैसा है उसे हम मनी सप्लाई कहते हैं। उससे सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करता है, किसके थ्रू, बैंक रेट के थ्रू, सीआरआर के थ्रू, एसएलआर के थ्रू, रेपो रेट के थ्रू, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू और मार्जिन रिक्वायरमेंट के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरह से जो सेंट्रल बैंक है वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है, यानी कि क्रेडिट को कंट्रोल करता है, या फिर बोलो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और मार्जिन रिक्वायरमेंट की सहायता से। तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है कि मनी को कैसे कंट्रोल कर रहा है, मनी सप्लाई को, क्रेडिट को कैसे कंट्रोल कर रहा है, या फिर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। बहुत आराम से समझना। सबसे पहले आता है बैंक रेट। बैंक रेट समझते हैं। भाई बैंक रेट क्या है, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स। जब हमें कमर्शियल बैंक से पैसा बोरो करना होता है तो हम कमर्शियल बैंक्स को बदले में क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। भाई कमर्शियल बैंक्स अगर हमें लोन दे रहे हैं तो हमसे क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। सेम ऐसे ही जब कमर्शियल बैंक्स को पैसा बोरो करना होता है आरबीआई से, पापा से पैसा बोरो करना होता है, तो पैसा बोरो करने के लिए कमर्शियल बैंक्स को भी आरबीआई को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है बोरोइंग्स पर, और इस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है बैंक रेट। क्या, बैंक रेट। जब कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई से पैसा बोरो करना होता है तो रिटर्न में जो इंटरेस्ट देते हैं उस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है बैंक रेट। अब मान लो कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा है, बहुत ध्यान से समझना, एक अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आगे के अपने आप समझ में आ जाएंगे। कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। महंगाई क्यों है, महंगाई इसलिए है क्योंकि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। लोग डिमांड ज्यादा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, यानी कि कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा है। अब इस पैसे को कैसे कम किया जाए, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है यानी कि मनी सप्लाई ज्यादा है, मनी की सप्लाई को कैसे कम करे, तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा, वो बोलेगा भाई कमर्शियल बैंक्स अगर अब तुम्हें मुझसे लोन लेना है तो तुम्हें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। भाई कमर्शियल बैंक्स अगर खुद ज्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे तो अपने कस्टमर्स यानी कि हम लोगों से भी ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। जब कमर्शियल बैंक्स खुद ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो जनरल पब्लिक से भी ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। अगर कमर्शियल बैंक्स हमसे ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो हम लोग कमर्शियल बैंक से पैसा इजीली बोरो नहीं करेंगे, सिर्फ जरूरत के टाइम पर ही पैसा बोरो करेंगे। और अगर हम कमर्शियल बैंक से कम पैसा बोरो करेंगे तो हमारे हाथ में अपने आप मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमारे हाथ में मनी सप्लाई अगर कम होगी तो ऑब्वियस ही बात है हमारी डिमांड कम हो जाएगी। जब लोग डिमांड कम करते हैं तो प्रोड्यूसर को अपने आप चीजों की प्राइसेस को गिराना पड़ेगा, यानी कि महंगाई की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक बार दोबारा बताती हूँ, कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, चीजों की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, सप्लाई तो उतनी ही है। डिमांड ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, तो आरबीआई बोलेगा भाई बैंक रेट बढ़ा दो, आरबीआई बैंक रेट बढ़ाएगा। कमर्शियल बैंक्स भी आरबीआई को ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो कमर्शियल बैंक्स खुद भी आम जनता से इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे। आम जनता ऐसे केस में लोन लेना कम कर देगी, आम जनता के हाथ में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। मनी की सप्लाई कम होगी तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो प्राइसेस कम होंगी, प्राइसेस कम होंगी तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। डिफ्लेशन की बात करें, कंट्री के अंदर डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन मतलब हर चीज की प्राइसेस गिरती जा रही है। प्राइसेस क्यों गिरती जा रही हैं, भाई कोई डिमांड ही नहीं कर रहा तो सप्लायर क्या करेगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्राइसेस को गिरा देगा।
अब क्या करेगा आरबीआई, बैंक रेट को कम कर देगा, बोलेगा कमर्शियल बैंक्स तुम मुझसे आसानी से लोन ले लो, मैं तुमसे इंटरेस्ट कम लूंगा। खुद कमर्शियल बैंक्स अगर इंटरेस्ट कम दे रहे हैं तो वो अपने कस्टमर्स से भी इंटरेस्ट कम लेंगे, इंटरेस्ट कम लेंगे तो लोग खुश होंगे, कस्टमर्स खुश होंगे, आम जनता खुश होगी, वो बैंक से ज्यादा पैसा बोरो करेंगे और लोगों के हाथ में जो मनी सप्लाई है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, लोगों के पास में पैसा आया, लोग डिमांड करने लगेंगे, डिमांड करने लगेंगे तो प्रोड्यूसर को प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी और कंट्री के अंदर डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सेकेंड है कैश रिजर्व रेशियो। क्या कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हम लोग प्यार से बोलते हैं CRR। इट रेफर्स टू द बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स रिक्वायर्ड टू बी कैप्ट विद RBI। भाई ये एक बैंक है, इसके पास में अपने जितने भी डिपॉजिट्स हैं, इन डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट बैंक को RBI के पास में रखवाना पड़ता है इन अ फॉर्म ऑफ कैश, इन अ फॉर्म ऑफ रिजर्व। इन डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि पापा के पास में रखवाना पड़ता है इन अ फॉर्म ऑफ रिजर्व, कैश की फॉर्म में। इस रिजर्व को बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो। कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, मनी सप्लाई ज्यादा है, आरबीआई बोलेगा CRR को मैं बढ़ा रहा हूँ, कैश रिजर्व रेशियो को मैं बढ़ा रहा हूँ, तुम मुझे डिपॉजिट्स ज्यादा दो, तुम मेरे पास में ज्यादा पैसा जमा करवाओ। जब कमर्शियल बैंक्स ज्यादा पैसा आरबीआई के पास में जमा करवाने लगेंगे तो कमर्शियल बैंक्स के पास में पैसे की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, क्योंकि ज्यादा पैसा ये आरबीआई के पास में रिजर्व रखवाते हैं। खुद के पास में कमी आ गई तो आम जनता को भी लोन कम देंगे, आम जनता को लोन कम देंगे तो आम जनता के पास में मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी तो आम जनता डिमांड नहीं करेगी, डिमांड नहीं करेगी तो चीजों की प्राइसेस गिरेंगी और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वही डिफ्लेशन है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, चीजें बहुत ही ज्यादा सस्ती होती जा रही हैं, तो रिजर्व बैंक सोचेगा लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए, मनी सप्लाई को बढ़ाओ, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अब पापा बोलेंगे भाई मेरे पास में तुम रिजर्व कम रखवाओ, मेरे पास में रिजर्व कम रखवाओ, तुम आम जनता को लोन ज्यादा दो। आम जनता को लोन ज्यादा अगर कमर्शियल बैंक्स देंगे तो आम जनता के हाथ में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, आम जनता डिमांड करने लगेगी, डिमांड करने लगेगी, अगेन चीजों की प्राइसेस इंक्रीज होगी और कंट्री के अंदर डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। थर्ड है हमारे पास में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। भाई जिस तरह से कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास में रिजर्व रखवा रहे थे, सेम वैसे ही कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, कुछ रिजर्व अपने पास में भी रखते हैं। आरबीआई के पास में रखवाने की बजाय कमर्शियल बैंक्स कुछ रिजर्व अपने पास में भी रखते हैं इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का मतलब है कैश की फॉर्म में रख लेते हैं, गोल्ड की फॉर्म में रख लेते हैं, सिक्योरिटीज की फॉर्म में रख लेते हैं। Every bank is required to maintain a fixed percentage of its assets in form of liquid asset। हर बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज जो है वो अपने पास में रखना पड़ता है इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट्स। इसे बोला जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। ट्रीटमेंट वही है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, आरबीआई बोल देगा कि खुद के पास में रिजर्व ज्यादा रखो ताकि लोगों के हाथ में पैसा कम जाए, कमर्शियल बैंक्स लैंड कम करें, लैंड कम करेंगे, लोगों के हाथ में मनी सप्लाई कम है, लोग डिमांड नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। डिफ्लेशन में आरबीआई बोल देता है भाई खुद के पास में जो रिजर्व है वो कम रखो, आम जनता को लोन ज्यादा दो, आम जनता को लोन ज्यादा देंगे, आम जनता के पास में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, लोग डिमांड करेंगे, कंट्री के अंदर डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फोर्थ आता है रेपो रेट। क्या है रेपो रेट? भाई रेपो रेट भी बैंक रेट जैसा ही है। जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसा बोरो करते हैं तो जो इंटरेस्ट की रेट पे करते हैं उसे बोला जाता है बैंक रेट। यहां पर कमर्शियल बैंक्स लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बोरो कर रहे थे, बट जब कमर्शियल बैंक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसा बोरो करें और साथ में पैसा तो बोरो कर ही रहे हैं, बदले में अपनी कुछ सिक्योरिटीज भी गिरवी रखवाएं, उसे बोला जाता है रेपो रेट। इट इज द रेट at which RBI offers short period loans to commercial banks। जब commercial banks RBI से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन लेते हैं बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, और बदले में देखो ये आरबीआई है और ये क्या है, एक कमर्शियल बैंक है एसबीआई। ये क्या कर रहा है, एसबीआई पैसा बोरो कर रहा है, तो जो इंटरेस्ट की रेट पे करेगा उसे बोलेंगे रेपो रेट, और बदले में पैसा बोरो करने के साथ साथ में एसबीआई को आरबीआई के पास में अपनी कुछ सिक्योरिटीज रखवानी पड़ेंगी, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करनी पड़ेंगी, वो बाद में रीपे हो जाती है जब ये लोन चुका देता है। इस रेट को बोला जाता है रेपो रेट। ट्रीटमेंट वही है, इन्फ्लेशन के अंदर रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगी, डिफ्लेशन के अंदर रेपो रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सेम वही ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, रिवर्स रेपो रेट। क्या रिवर्स रेपो रेट? द रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। इसे ध्यान से समझना, ये आरबीआई है, ये कमर्शियल बैंक है, मतलब एसबीआई है। जब
आरबीआई डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है कमर्शियल बैंक से। पीछे वाले में तो क्या था, एसबीआई आरबीआई से पैसा बोरो कर रहा था। अब एसबीआई के पास में पैसा ज्यादा है, एसबीआई ने अपना पैसा डिपॉजिट करवाया आरबीआई के पास में। तो भाई एसबीआई बोलेगा जब मैं पैसा आप लोगों से बोरो कर रहा था तब भी तो मैं आपको इंटरेस्ट पे कर रहा था, अब मैं पैसा उल्टा आपके पास में डिपॉजिट करवा रहा हूं, अब बदले में आप मुझे इंटरेस्ट दो। तो इस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। ध्यान से समझना, जब एसबीआई आरबीआई से पैसा बोरो करता है तो जो रिटर्न में इंटरेस्ट देता है उसे बैंक रेट बोलते हैं, और शॉर्ट पीरियड के लिए लिया तो रेपो रेट बोलते हैं। बट अगर एसबीआई यानी कि कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास में अपने डिपॉजिट्स करवाते हैं, अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं, तब जब आरबीआई इन्हें इंटरेस्ट पे करता है उस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। अब इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या होगा, रेपो रेट इज इंक्रीज्ड, रेपो रेट बढ़ा दी जाएगी। रेपो रेट नहीं है ये है रिवर्स रेपो रेट। क्या है, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगी। रीजन समझना, कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज्यादा महंगाई है। महंगाई क्यों है, क्योंकि लोग डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं। डिमांड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास में मनी सप्लाई ज्यादा है। तो इस मनी सप्लाई को कम करो। ऐसी सिचुएशन में आरबीआई बोलेगा हम रिवर्स रेपो रेट बढ़ा रहे हैं। रिवर्स रेपो रेट बढ़ा रहे हैं मतलब कमर्शियल बैंक्स अगर हमारे पास में पैसा डिपॉजिट कराएंगे तो हम कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे, हम कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे। तो कमर्शियल बैंक्स बड़े खुश होंगे, भाई बहुत इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, तो बहुत इंटरेस्ट मिल रहा है। ये खुश होके अपने ज्यादा से ज्यादा पैसा आरबीआई के पास में जमा करा देंगे। जितना जैसा ज्यादा पैसा आरबीआई के पास में जमा कराएंगे उतना ही इनके पास में पैसे की कमी आ जाएगी, खुद के पास में पैसा कम होगा। खुद के पास में पैसा कम है, आम जनता को लोन कम देंगे, आम जनता को लोन कम देंगे तो आम जनता के हाथ में मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी तो आम जनता डिमांड नहीं करेगी, और ऐसे केस में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वहीं डिफ्लेशन के अंदर क्या होता है, ये जो रिवर्स रेपो रेट है, ये रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कैसे, डिफ्लेशन है कंट्री के अंदर, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। आरबीआई बोलेगा भाई हम इस इंटरेस्ट की रेट को यानी कि रिवर्स रेपो रेट को कम कर रहे हैं। तो एसबीआई सोचेगा भाई अगर हमें कम इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम आरबीआई को पैसा क्यों जमा कराएं, हम आरबीआई को पैसा जमा नहीं कराएंगे। कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, लोगों को ज्यादा पैसा उधार पे देंगे, लोगों को ज्यादा पैसा उधार पे देंगे, आरबीआई के पास में जमा नहीं कराएंगे। लोगों को ज्यादा पैसा उधार पे देंगे तो लोगों के हाथ में जो मनी सप्लाई है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। पैसा ज्यादा आगे लोगों के पास में, लोग डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो अपने आप कंट्री के अंदर डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सिक्स्थ है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, भाई जब आरबीआई ओपन मार्केट के अंदर यानी कि जनरल पब्लिक को गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सेल और परचेज करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर, उसे बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इट रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। जब आरबीआई ओपन मार्केट के अंदर यानी कि जनरल पब्लिक को गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सेल करता है या उनसे परचेज करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर, उसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई सिक्योरिटी है, कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, भाई महंगाई बहुत ज्यादा है, लोगों के हाथ में मनी सप्लाई ज्यादा है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। इन दैट केस आरबीआई क्या करेगा, सिक्योरिटीज को सेल करेगा। अब सपोज आरबीआई ने सिक्योरिटी सेल करी, सिक्योरिटी क्या करी, सेल करी। सिक्योरिटी सेल करेगा तो जनरल पब्लिक क्या करेगी, पे करेगी। सिक्योरिटीज के बदले पे तो करना पड़ेगा। जनरल पब्लिक अगर पे करेगी तो जनरल पब्लिक के हाथ में क्या आ जाएगी, पैसे की कमी आ जाएगी, पैसे की कमी आ जाएगी, मनी सप्लाई कम हो गई, लोग डिमांड कम करेंगे, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बट अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो आरबीआई उल्टा सिक्योरिटीज परचेज करेगा जनरल पब्लिक से। सिक्योरिटीज आरबीआई ने परचेज करी तो इस बार उल्टा आरबीआई जनरल पब्लिक को पे करेगा। जनरल पब्लिक के पास में पैसा आएगा, जनरल पब्लिक के हाथ में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, जनरल पब्लिक डिमांड करने लगेगी और कंट्री के अंदर डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सेवेंथ है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मैं बैंक में गई लोन लेने के लिए, मैंने बैंक में जाके बोला भाई मुझे 1 लाख का लोन चाहिए। कितना लोन चाहिए, 1 लाख का। ठीक है भाई, ये मेरे लोन का अमाउंट है। बदले में सामने वाला जो बैंकर है वो मुझे बोलता है भाई लोन तो मिल जाएगा, बट ये लोन लेने के लिए आपको कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा। गिरवी यानी कि आपको कोलैटरल सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी। कल को अगर आप ये लोन का अमाउंट नहीं चुका पाते तो हम ये सिक्योरिटी बेच के हमारा पैसा रिकवर कर लेंगे। तो
मुझे जो बैंकर है वो बोलता है आपको सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी और उस सिक्योरिटी की कीमत होनी चाहिए 1,20,000 रुपए। कितने? 1,20,000 रुपए। तो मेरे लोन के अमाउंट में और इस सिक्योरिटी के अमाउंट में जो डिफरेंस है 20,000 रुपए का, इस डिफरेंस को बोला जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या कहते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? डिफरेंस है बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड, जो मैंने सिक्योरिटी रखवाई है उसकी वैल्यू, और मेरे लोन की वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है 20,000 का, इस डिफरेंस को बोला जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है मतलब लोग डिमांड कर रहे हैं, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, हमें पैसे को कम करना है, तो आरबीआई बोलेगा भाई मार्जिन रिक्वायरमेंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं। 1 लाख का लोन अगर आपको लेना है तो आपको सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी कम से कम 1.5 लाख रुपए की। तो लोग सोचेंगे आप 50,000 रुपए ज्यादा की सिक्योरिटी रखवानी है, लोगों को दुख होगा। अब लोग जो है वो इजीली लोन नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें ज्यादा अमाउंट की सिक्योरिटी रखवानी पड़ रही है, 50,000 रुपए एक्स्ट्रा की सिक्योरिटी रखवानी पड़ रही है। इन दैट केस लोग लोन लेना कम कर देंगे। लोग लोन लेना कम कर देंगे तो लोगों के हाथ में जो मनी सप्लाई है वो कम होगी। मनी सप्लाई कम होगी तो लोग डिमांड कम करेंगे। डिमांड कम करेंगे, चीजें सस्ती हो जाएंगी और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वही डिफ्लेशन है, लोग डिमांड नहीं करे, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। आरबीआई बोलेगा हम मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं। 1 लाख का अगर आपको लोन चाहिए तो चलो सिक्योरिटी आप हमें रखवा दो 1,05,000 रुपए की। अब लोग खुश होंगे यार, सिर्फ 5,000 एक्स्ट्रा की सिक्योरिटी रखवानी है, लोग खुश होकर आराम से लोन लेंगे। लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग डिमांड करने लगेंगे, चीजों की प्राइसेस इंक्रीज होंगी, कंट्री के अंदर डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये कर लिए हम लोगों ने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ के रखने हैं कि मनी क्या है, मनी के क्या क्या फंक्शंस हैं, मनी सप्लाई क्या है, और मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए M1 मेजर आपको प्रिपेयर करना है। मनी क्रिएशन का पूरा प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। सेंट्रल बैंक क्या है और उसके फंक्शंस, पूरे 7 फंक्शंस हमारे पास में है, और किस तरह से सेंट्रल बैंक कंट्री के अंदर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और मार्जिन रिक्वायरमेंट के थ्रू। तो आज हम लोगों ने हमारी यूनिट 2 भी कंप्लीट कर ली। अब देखो यूनिट 2 के डिटेल्ड वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो आपको मैक्रो की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो वहां पर मनी और बैंकिंग के सारे डिटेल्ड वीडियोस हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। और उसी प्लेलिस्ट के अंदर इस चैप्टर के MCQs भी आपको मिल जाएंगे। तो उन सारी वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से तैयार कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक इन वीडियोस को अच्छे से अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।